औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर फ़याज़ महमूद। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की डील के हवाले से बहुत सारी खबरें कन्वेंशनल मीडिया पर और बिलखसूस सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रही हैं। कभी उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है और कभी उनकी शिद्दत में कमी भी आ जाती है। जहाँ ये डील की खबरें चल रही हैं, हमारे सोर्सेस भी कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं कि दोनों ये माजी के बड़े सियासतदान जिनके ऊपर करप्शन के बड़े बड़े केसेस भी हैं, एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं और कुछ केसेस हाई कोर्ट में भी पड़े हैं, तो डील के लिए रजामंद हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे सोर्सेस ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं कि कोई डील नहीं होगी, कोई ढील नहीं होगी, और बड़ा वाज़ेह कर दिया गया है उनकी जानिब से कि जो कुछ भी होगा वो कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा। प्ली बारगेन के तहत ये पैसा वापस करना चाहते हैं तो बेशक पैसा वापस करें और मुल्क से बाहर चले जाएं। और नवाज शरीफ के मुख्तलिफ सोर्सेज की जानिब से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं, कोई डील नहीं हो रही। इस किस्म की खबरें फैलाकर जो नवाज शरीफ का एक मौक़िफ़ है उसे जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे साथ जो सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद मौजूद हैं, ये कुछ ख़बरें लेके आए हैं। एक तो जहाँ ये डील की खबरें चल रही हैं वहाँ आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नए रेफरेंसेस जो है वो नैब ने तैयार किए हैं। कौन से रेफरेंसेस हैं? 4 जो इन दोनों शख्सियात के ख़िलाफ़ आइंदा दायर होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले फ़याज़ साहब कुछ वाक़यात हमें सुनाना चाहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी पर जब माजी में BMW का एक मुकदमा चला करता था तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया था। तो फ़याज़ आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि BMW का वाक़या क्या है, वो केस क्या था और उसमें दिलचस्पी की क्या बात है। इमरान, आसिफ अली ज़रदारी जब भी अब अदालत में आते हैं तो वो एक बात ज़रूर कहा करते हैं कि उन्होंने पहले भी इन केसेस को फेस किया है। 11 साल वो तकरीबन में जेल में रहे कि उसके बाद वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी हो गए। यकीनन वो दुरुस्त कहते हैं, वो केसेस पहले फेस भी कर चुके हैं, अदालतों में भी पेश होते रहे और जेल भी काट चुके हैं। तो इस बुनियाद पे वो बड़े कॉन्फिडेंस है। अब भी जब वो कभी आते हैं तो कभी वो किसी जर्नलिस्ट का मोबाइल छीन लेते हैं, फौरी वापस भी कर देते हैं, तो हंसी मजाक भी करते हैं और ये तो अब बातें चलती हैं। अब आपने BMW केस का वाक़या पूछ लिया, तो BMW का एक केस बड़ा मशहूर ज़माना केस है। ये आसिफ अली ज़रदारी पर चला करता था रावलपिंडी में। तब हम तो स्कूल के स्टूडेंट थे, तो हमें तो उस टाइम इतनी ना हो भी नहीं थी, इन केसेस की मालूम भी नहीं था। लेकिन कुछ जो दोस्त हमारे उस वक्त भी इन केसेस को कवर किया करते थे, वो बताते हैं कि एक दफ़ा BMW केस की समाअत जारी थी, तो वो जो गाड़ी थी उसको प्रोड्यूस कर दिया गया था कोर्ट में, एहतसाब अदालत थी वो भी। तो जब अंदर मौक़िफ़ लिया गया आसिफ अली ज़रदारी या उनके वकला की जानिब से, उन्होंने कहा कि हमारा तो इस गाड़ी से ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी जो उनकी गाड़ी थी BMW उसकी मलकियत से मुकर गए। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। तो उस वक्त उनको जेल से लाया जाता था क्योंकि वो अरेस्ट किया हुआ था उन्हें। तो जब वो बाहर निकले तो जब BMW गाड़ी बाहर धूप में वो चमक रही थी, उसके ऊपर धूप पड़ रही थी, शायद उन दिनों में कोई बारिश भी हुई थी, तो उन्होंने जब गाड़ी देखा तो उन्होंने बड़ा गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मुखातिब हुए जो लोग वहाँ पर मौजूद, उन्होंने कहा कि ये आपको मालूम है कितनी महंगी है, इसका एक टायर कितना महंगा है। और अगली हेयरिंग पर ये हुआ कि अगली हेयरिंग पे उसके ऊपर एक वो छप्पर डाल दिया गया था। तो वो ये वही गाड़ी थी जिस पे वो अंदर मान नहीं रहे थे, या उनके वकला बाहर आकर वो उस गाड़ी को धूप में देखकर बिलक उठे कि ये क्या इतनी महंगी गाड़ी और धूप में खड़ी हुई है। तो खैर वो बाद में उस केस में बरी भी हो गए। तो ये तो छोटे छोटे वाक़यात हैं। इस तरह का वाक़या वो भी था ना कि एक नेकलेस था बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, और उसकी भी मलकियत से वो इनकार किया करते थे। लेकिन जब वक्त आया तो फिर वो नेकलेस वो सरे महल भी आपके सामने है, वो उसकी मलकियत भी नहीं मानी जाती थी, लेकिन बाद में वो सेल आउट भी किया गया। तो ज़रदारी साहब जानते हैं कि उन्होंने अदालतों में केसेस कैसे लड़ने, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ जस्टिस तो है नहीं, ये कोर्ट ऑफ लॉ है और यहाँ पे लॉ के मुताबिक चलना पड़ता है। और लॉ जो इजाज़त उनके वकला को देता है वो वही करते हैं और उससे अपनी जान छुड़वा। अच्छा, ये आपने कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो बात की है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। नाजरीन के भी शायद को भी ये बताना चाहिए कि कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है और कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। हमारी जब जजेस के साथ भी बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फ़याज़ महमूद के हाई कोर्ट के जजेस हों, एहतसाब अदालत के जजेस हों, तो वो बरमला ये कहते हैं कि हम इंसाफ नहीं करते अदालतों में बैठ के,
ہم قانون اور آئین کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے ہم فیصلے کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. ہم قاضی نہیں ہیں، ہم جج ہیں. جو آئین اجازت دے گا، جو قانون اجازت دے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو فیاض، یہ ایک اٹک قلعے کا بھی ایک واقعہ ہے، کچھ چھڑی اٹھانے کا اور یوں گھمانے کا جج کے سامنے آصف علی زرداری کا، وہ کیا تھا؟ لگتا ہے آج آپ سارے واقعات سننا چاہتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نے کالم کے لیے رکھی ہوتی ہیں، لیکن آپ چپکے سے مجھ سے ایک چائے کا کپ پلاتے ہیں اور ساتھ میں گپ شپ لگاتے ہیں اور سارا کچھ سن لیتے ہیں. چلیں، لوگ محظوظ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. یہ اویس یوسف زئی جی او نیوز سے جن کا تعلق ہے، وہ ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. وہ بلکہ ان کو تو ان کی ماشاءاللہ ابھی پیچھے برتھ ڈے تھی تو نہیں سر، ان کی 40 سال ایج ہے اور 24 ایئرز انہوں نے اپنی یہ جرنلزم میں گزارے. وہ بچپن میں انہوں نے وہ لکھنا شروع کر دیا تھا بچوں کے لیے بھی. تو ان کے والد ماشاءاللہ جو اب وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اٹک میں وہ بڑی خبریں نکالا کرتے تھے. میاں نواز شریف کیونکہ وہاں پہ رہے، اس کیس میں بڑی خبریں انہوں نے بریک کی. آصف علی زرداری کی انہوں نے خبریں بریک کی. تو ایک دفعہ اویس یوسف زئی ہی بتاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گئے تھے وہاں پر اپنے والد کے ساتھ پروسیڈنگ دیکھنے. آصف علی زرداری وہاں پہ ہوتے تھے. تو ایک کیس کی سماعت جاری تھی، تب بھی آصف علی زرداری گرفتار تھے. تو وہ کہتے ہیں اپنی وہ جو اسٹک کھونڈی جسے ہم کہتے ہیں، وہ پکڑ کے آتے تھے. تو کورٹ میں جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹھے، پروسیڈنگ چل رہی تھی، جج صاحب سماعت سن رہے تھے، تو انہوں نے کھونڈی جیوں لہرائی. سارے وہ جو چھڑی تھی، وہ سارے ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے کہا یہ مکھی اڑ رہی تھی. تو آصف علی زرداری آپ کو پتہ ہے سیاست کے تو بادشاہ مانے جاتے ہیں، وہ ہر چیز میں ان کا کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے. تو یہ بات مجھے اس دن یاد آئی، کیوں بڑی پرانی بات تھی، یہ انہوں نے مجھے بتائی تھی اویس بھائی نے. تو یہ اس دن مجھے بات یاد آئی جب وہ اس دفعہ کورٹ میں آئے. تو ان کے ساتھ جو تھیں فریال تال پور صاحبہ بھی تھیں. تو وہ ان کے ساتھ ان کا اپنا ایک سیکیورٹی گارڈ، پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ، وہ ساتھ چل رہا تھا. تو انہوں نے اس کو سٹک دے ماری اور انہوں نے کہا کہ ایڈیٹ شخص، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری بہن میرے ساتھ چل رہی ہیں، پیچھے ہو کے چلو. تو وہ بڑا غصے میں آ گیا، حالانکہ وہ بڑے ہنستے بھی رہتے ہیں. تو یہ آصف علی زرداری کے سٹائل ہیں. وہ جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو بھی دباؤ میں رکھتے ہیں اکثر اوقات. ایک پروسیکیوٹر سے ہی میری بات ہو رہی تھی، نیا پروسیکیوٹر، وہ میاں نواز شریف کے ریفرنسز میں بھی تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کا اور زرداری کے سٹائل کا بڑا ڈفرنس ہے. وہ ہمیں دباؤ میں نہیں لاتے تھے، وہ اٹھ کے روسٹرم پہ نہیں آتے تھے، وہ ہمیں سنتے نہیں تھے ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس وہ بیٹھے رہتے تھے. لیکن زرداری صاحب تو روسٹرم پر بھی آ جاتے ہیں اور ہمیں ٹوکتے بھی ہیں، ہمیں دباؤ میں لانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں. تو یہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کا جو سٹائل ہے وہ اس میں فرق ہے. تو آصف علی زرداری عام طور پہ تو وہ مذاق کے موڈ میں ہی رہتے ہیں، کورٹ میں بھی وہ بیٹھ کے ہنسی مذاق ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب غصے میں آتے ہیں تو اس طرح کی اسٹک اٹھا لی، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. چاہے وہ آپ کا پرسنل سیکیورٹی گارڈ ہے یا کوئی بھی ہے، کسی کو اسٹک دے مارنا اس طرح میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. میرے خیال سے یہ جو اٹک میں واقعہ پیش آیا تھا کہ بھری عدالت کے اندر انہوں نے وہ اسٹک اپنی، جب وہ جج صاحب کے سامنے ٹھہرے تھے، اس طرح سے ہوا میں لہرائی، تو پھر کہا جی یہ مکھی ہوا میں چل رہی تھی، تو اسے مارنے کی کوشش کی تھی. یہ بھی ایک انداز تھا ان کا کہ عدالت کو کوئی میسج دینا ہے، دباؤ میں لانا ہے، تو وہاں پرانی بات دباؤ میں لانا ہے. ایگزیکٹلی. اور ناظرین صرف یہی نہیں کہ آصف علی زرداری کے حوالے سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، خاص طور پر جو نیب کے جو تفتیشی ہیں، جو ان سے مختلف مقدمات کے اندر تحقیق کر رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں آف دی ریکارڈ کہ کس قسم کی تحقیر یا کس قسم کی تذلیل جو ہے دوران تحقیقات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ آصف علی زرداری سے تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے جو ہمشیرہ ہیں فریال تارپور، ان سے جب کوئی تفتیش یا تحقیق کی جاتی ہے تو کس قسم کے برے القابات سے انہیں نوازا جاتا ہے، کس قسم کے انہیں خطاب دیے جاتے ہیں، اور کس قسم کے چھوٹے گھٹیا قسم کے ناموں سے جو ہے انہیں پکارا جاتا ہے. ویڈیو میں شاید مناسب نہیں ہوگا بتانا، لیکن کہیں موقع ملا تو آپ کو ضرور بتائیں گے. تو فیاض، اگر آپ مختصر ہمیں ان ریفرنسز کا بتا دیں جو 4 آئندہ آنے والے دنوں میں دائر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. عمران 3 نئے ریفرنسز ہیں، اچھا، اور ایک ضمنی ریفرنس ہے. اور آصف علی زرداری کے لیے بری خبر یہ ہے کہ 2 میں وہ براہ راست ملزم ذرائع کے مطابق نامزد کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ اب ان کی تعداد، جو ان کے ڈائریکٹ ریفرنسز کی تعداد 3 ہو جائے گی. تو جو دیگر جو 2 نئے ریفرنسز ہیں، ایک اس میں کاشتکاروں کو سبسڈی دی گئی تھی سندھ میں، اس میں بھی کرپشن کا انکشاف ہوا، جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم کی منتقلی کا انکشاف ہوا. تو وہ ایک ریفرنس ہے. تو وہ بھی حتمی ریفرنس نہیں ہے، ابھی اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. تو اگر وہ
मज़ीद कोई एविडेंस मज़ीद हाथ में आ जाता है तो हो सकता है वो खुरा भी आसिफ अली जरदारी तक चला जाए। तो क्योंकि 26 से 27 इंक्वायरीज तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ डायरेक्टली चल रही हैं, तो अभी तक वो 3 में नामजद हो चुके हैं, एक रेफरेंस दायर हो चुका है, दूसरा में ज़िमनी उनका अप्रूवल के लिए जा चुका है, जबकि तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस जिसमें नवाज़ शरीफ भी अक्यूज़ हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी अक्यूज़ हैं, वो रेफरेंस ड्राफ्ट उसका तैयार किया जा रहा है और वो ये सितंबर में ही ज़राए के मुताबिक दायर कर दिए जाएंगे। वो है जिसके अंदर साबिक 2 वज़ीर आज़म हैं और एक सदर है, नवाज शरीफ, और उसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो अक्यूज़ ठहराया गया है। उसके अलावा कौन सा है जिसमें नवाज शरीफ जो है वो अक्यूज़ हो सकते हैं? वो गाड़ियों वाला भी है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जो इस्तेमाल होता रहा है। जब उनको हटा दिया गया था तो शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, तो नवाज शरीफ जब अक्सर वो BMW गाड़ियों पे आया करते तो हम बड़े हैरान होते थे कि यार ये तो एक जैसी इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई, लेकिन वो बाद में मालूम हुआ था कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की थी और सरकारी गाड़ियाँ थी। इवन के मरियम नवाज भी यूज़ करती थी, तो पीछे इन्वेस्टिगेट भी किया गया उनसे तहवील में भी ली गई एक गाड़ी। एग्जैक्टली नहीं, वो गाड़ी ली गई, वो दूसरी गाड़ी थी जो प्राइम मिनिस्टर को मिला करती है। वो तो बाय लॉ मिली थी, बोले हमारे PTI के जो वज़रा की तरफ से वो एक चुटकुला छोड़ा गया था, वो दूसरा था। लेकिन ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों का रेफरेंस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मुझे तो लगता है उस पर भी रेफरेंस दायर होगा, जिसमें वज़ीर आज़म साबिक नवाज़ शरीफ और शायद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज़ भी मुमकिन तौर पे हो सकता है उसमें अक्यूज़ की फहरिस्त में शामिल हो। नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ा शानदार मुल्क है, बहुत सारी नेमतों से नवाजा है अल्लाह तबारक ताला ने इस मुल्क को, लेकिन क़यादत इस मुल्क को ऐसी मिली है कि बस आप ना पूछें कि जिसका भी बस चलता है मुल्क की वसाइल का बेदर्दी के साथ जो है वो इस्तेमाल करता है, उस पर लूट मार होती है, और फिर जब केसेस अदालतों में जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि सियासी इंतकाम का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। आप हमारे साथ फयाज़ महमूद की आपने बातें सुनी कि नए रेफरेंसेस जो है वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो तैयार हो चुके हैं, जल्द वो रेफरेंस जो है वो दायर कर दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ वाक़यात भी फयाज़ महमूद ने बताए हैं तो आपको यकीनन वो आपके लिए मालूमात का बाइस भी होंगे, और आपको ये भी अंदाज़ा हुआ होगा कि जब इस किस्म के बड़े सियासतदान से तहकीकात की जाती है या तहवील में होते हैं तो किस किस्म का रवैया वो अपनाते हैं और किस मुख्तलिफ तरीके वो अपनाते हैं कि दबाव में किस तरह से अदालतों को लाना है या तफ्तीशी जो तहकीक कर रहे थे उन्हें किस तरह से जो है वो अपने नीचे लगा के रखना है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।